हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे अंड जनन के बारे में। अंड जनन क्या होता है। देखो, अंड जनन जो है वो कक्षा 12 का एक टॉपिक है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेशन रखता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अंड जनन को और किस नाम से जाना जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, अंड जनन, अंड जनन ये जो रहा एक हिंदी शब्द अंडजनन। अब इसी को हिंदी के जो इंग्लिश होता है, अंडजनन को जो इंग्लिश होता है वो होता है oogenesis। ठीक है, oogenesis। इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आया बेटा। देखो, हमने क्या कहा कि अंडजनन को इंग्लिश में oogenesis या फॉलिक्यूलोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। देखो, अब क्या होता है, oogenesis क्या होता है? तो oogenesis जो होता है वो एक प्रक्रिया होती है जहां पर महिला के ओवरी से अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर जनन कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कर सकते हैं oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल इन ओवरी। इतनी बात समझ में आई। तो हम क्या लिखेंगे, इसका हिंदी में परिभाषा लिखेंगे कि अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर जनन कोशिका, जनन कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को, निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। ये बात समझ में बेटा। जब अंडाशय होता है, ओवरी जो होता है फीमेल का, उसके अंदर जब अंडाणु का या फिर डिंबाणु का निर्माण हो रहा होता है, उसे क्या करते हैं हम? उसे हम कहते हैं अंडजनन। अब बात ये आती है कि जो अंडजनन की प्रक्रिया होती है वो शुरू कब होती है, स्टार्ट कब होती है और समाप्त कब होती है। देखो, महिलाओं के अंदर अंडजनन की जो प्रक्रिया होती है वो, और पुरुषों के अंदर जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वो, दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है ये कह लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो oogenesis, थोड़ा सा बड़ा लिखूं, oogenesis। ठीक है, oogenesis अगर हम बात करते हैं स्टार्ट की, oogenesis स्टार्ट कब होता है? तो oogenesis जो स्टार्ट होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब क्या होता है बेटा? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब होता है भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, जो अंडजनन की प्रक्रिया होती है महिलाओं में वो भ्रूणीय अवस्था में शुरू होती है। यानी कि कोई भी अगर बच्ची है वो अपने मम्मी के पेट में है तो वहीं से अंडजनन की प्रक्रिया बनना शुरू हो जाती है, अंडजनन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं oogenesis एंड कब होता है, oogenesis एंड कब होता है यानी कि समाप्त कब होता है? तो ये होता है मेनोपॉज। ठीक है, जब मेनोपॉज होता है तब क्या होता है? अंडजनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है कि जो आवर्त सारणी, आवर्त सारणी नहीं तो केमिस्ट्री में होगा, आवर्त चक्र जो होता है महिलाओं के अंदर जिसको माहवारी कहते हैं या पीरियड कहते हैं, वो जब समाप्त होता है तब अंडजनन की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन ये बन जाएगा कि oogenesis स्टार्ट विद एम्ब्रियोजेनिक स्टेज एंड एंड विद मेनोपॉज। अंडजनन का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में शुरू होकर के मेनोपॉज तक चलता है। ठीक है, अंडजनन की प्रक्रिया क्या होती है? भ्रूणीय अवस्था से शुरू होकर के मेनोपॉज तक चलती है। अब ये मेनोपॉज जब होता है वो कितना एज की महिला होती है? तो अगर हम बात करते हैं मेनोपॉज की, तो मेनोपॉज जो होता है वो 40 से 45 वर्ष के बाद होता है। यानी कि 40 से 45 वर्ष कह ले या हम कह ले 50 वर्ष के बाद कोई भी महिला
मम्मी नहीं बन सकती। ठीक है, ये साइंस कहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, महिलाओं में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है अंड जनन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको मासिक चक्र या माहवारी के नाम से जाना जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है वो प्यूबर्टी में होता है, यानी कि यौना अवस्था में होता है। वहां पर ढेर सारे हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं। ये उम्र होती है 12 से 13 वर्ष। ठीक है, 12 से 13 वर्ष की अवस्था में क्या होती है, महिलाओं में प्यूबर्टी होने लगती है। और अगर वही पुरुषों में बात करते हैं तो 14 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वो प्यूबर्टी की होती है, प्यूबर्टी वहां पर शुरू होती है। तो अगर कोई भी महिला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर रही, किसी भी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले मासिक चक्र को क्या कहेंगे? तो सबसे पहले मासिक चक्र को हम कहेंगे मेनार्की। क्या कहेंगे? मेनार्की। सबसे पहले मासिक चक्र को हम कहेंगे मेनार्की। ठीक है, अब ये स्टार्ट कब होता है मेनार्की? मेनार्की की अवस्था क्या होती है? तो मेनार्की की जो अवस्था होती है वो होती है यौनावस्था। ठीक है, मेनार्की की जो अवस्था होती है क्या होती है? यौनावस्था। ठीक है, यौनावस्था कब होता है? तो भैया यौनावस्था होता है 12 से 13 साल, 12 से 13 वर्ष। ठीक है, 12 से 13 वर्ष में कोई महिला अगर प्रवेश कर जाती है तो उसके अंदर यौनावस्था आ जाता है। उसी समय क्या होता है, उसकी जो स्तन ग्रंथियां होती है जिसको मैमरी ग्लैंड कहते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाती हैं। ढेर सारे शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है उसी समय। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड को हम करते हैं मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज करते हैं। अब ये मेनोपॉज होता कब है? तो मेनोपॉज होता है 40 से 45 वर्ष में। ठीक है, 40 से 45 वर्ष की आयु में क्या होता है? मेनोपॉज हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बन गए हैं 3-4। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि जो अंडजनन की प्रक्रिया होती है वो कब शुरू होती है? तो भैया अंडजनन की प्रक्रिया कब शुरू होती है? ये बात हमने आपको बता दी। एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणी अवस्था में अंडजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समाप्त कब होती है? मेनोपॉज जिसको कहते हैं, यानी कि 40 से 45 वर्ष की आयु में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होती है? तो भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है यौनावस्था में, जिसको हम मेनार्की कहते हैं। इसकी उम्र होती है 12 से 13 साल। उसके बाद हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की एंड की, यानी कि माहवारी जो होती है वो समाप्त कब होती है? तो वो होती है मेनोपॉज, यानी कि 40 से 45 वर्ष की आयु में। अब अगर हम बात करते हैं जो हमारा अंडाशय होता है, ओवरी होता है, उस ओवरी के अंदर ढेर सारे प्राइमरी फोलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक फोलिकल्स, उसके अंदर ढेर सारे भरे होते हैं। यही प्राथमिक फोलिकल क्या होता है, आगे चल करके ग्राफियन फोलिकल में बदलता है। ग्राफियन फोलिकल से एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। ठीक है, ग्राफियन फोलिकल से क्या होता है? एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन निकलता है। और वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो ओव्यूलेशन यानी कि अंडजनन की प्रक्रिया में सहायता करता है। ठीक है, देखो oogenesis को हम ओव्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं, एक और नया नाम मिल गया। तो ओव्यूलेशन प्रक्रिया में सहायता करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कब निकलता है? ग्राफियन फोलिकल के रप्चर्ड हो जाने से, ग्राफियन फोलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, तब जाकर के क्या होता है? अंडजनन होता है। ठीक है, तो ये बात आती है। आगे अगर हम बात करते हैं कि जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्राइमरी फोलिकल पाया जाता है, प्राथमिक फोलिकल पाया जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ओवरी कंटेन प्राइमरी फोलिकल ना, यानी कि अंडाशय में प्राथमिक फोलिकल, अंडाशय में प्राथमिक फोलिकल पाए जाते हैं। अंडाशय में क्या होता है? प्राथमिक फोलिकल पाया जाता है। देखो अंडाशय का जो आरेख है उसका डायग्राम तो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसका इमेज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, उससे देख लीजिए, आप वहां से समझ जाएंगे कि प्राइमरी फोलिकल है क्या। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फोलिकल की संख्या कितनी है, नंबर कितनी होती है प्राइमरी फोलिकल्स की। देखो अगर हम बात करते हैं जो oogenesis होता है वो भ्रूण में शुरू होता है, भ्रूणी अवस्था में शुरू हो जाता है। तो भ्रूणी अवस्था में जो प्राइमरी फोलिकल होता है बेटा, उसकी जो संख्या होती है वो होती है अप्रॉक्स 2 मिलियन के लगभग होती है
प्राइमरी फॉलिकल की संख्या होती है। कहां पर? भ्रूणीय अवस्था में। और अगर हम बात करते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, यानी कि जब बच्ची 13 से 14 वर्ष या 12 से 13 वर्ष की हो जाती है, तो उस समय प्राइमरी फॉलिकल कितना होता है? उस समय प्राइमरी फॉलिकल की संख्या कितनी होती है उसको देख सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल की, तो देखो प्राइमरी फॉलिकल में लिख दिया यहां पर प्राइमरी फॉलिकल, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक फॉलिकल। अब प्राथमिक फॉलिकल की बात करते हैं बेटा, तो 2 मिलियन कहां पर होती है? ये होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये प्यूबर्टी में यानी कि यौनावस्था में कितनी होती है? तो यौनावस्था में ये होती है 60,000 से 80,000, 60,000 से 80,000। कहां पर होती है? यौनावस्था में, यौनावस्था में, एट प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम कितनी होती है? ये होती है 60 से 80,000। ये याद कर रखना, कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो भाई प्राइमरी फॉलिकल होती है उसकी नंबर कितनी होती है। तो भाई प्राइमरी फॉलिकल की जो नंबर होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो नंबर होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 मिलियन के लगभग होती है। और अगर उसी को कहें हम, ये प्राथमिक फॉलिकल यौनावस्था में कितनी होती है? तो यौनावस्था में क्या होता है? यौनावस्था में जो प्राथमिक फॉलिकल की संख्या होती है वो आती है 60,000 से 80,000 तक। अब अगर हम बात करते हैं जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है वो टूटता भी है, टूटेगा तभी तो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्सरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा, तब जाकर के ओव्यूलेशन होगा। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल जो टूटता है, उस टूटने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? अगर हम कहें ब्रेक डाउन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स क्या कहलाते हैं, तो भाई देखो ब्रेक डाउन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाता है एट्रेसिया। क्या कहलाता है? एट्रेसिया कहलाता है। यानी कि प्राथमिक फॉलिकल का टूटना जो होता है वो एट्रेसिया कहलाता है। इस पॉइंट को भी लिखेंगे, प्राथमिक फॉलिकल का, प्राथमिक फॉलिकल का टूटना एट्रेसिया कहलाता है, एट्रेसिया कहलाता है। इसी बात को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो लिख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल कॉल्ड एट्रेसिया। बात समझ गए बेटा? प्राइमरी फॉलिकल का जो टूटना होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एट्रेसिया। तो मैं चाहूंगा कि आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। बहुत सारी जानकारी हमने दे दी है, अभी बहुत सारी जानकारी आपको देना बाकी है, तो फटाक से आप इसको नोट कीजिए, ताकि ओव्यूलेशन के बारे में अगर कोई भी बंदा या कोई भी बंदी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कहीं से भी पूछता है, तो आप बिना सोचे तुरंत जवाब दीजिए भाई हाँ इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर हार्मोन्स ये काम करते हैं, इसके बाद ये आता है या इसके पहले ये प्रक्रिया होती है, तब जाकर के मजा आता है। ठीक है, तो आप फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर आगे की प्रोसेस को हम बताते हैं। देखो हमारे जो हाइपोथैलेमस होते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनआरएच हार्मोन, क्या निकलता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। वो स्टिमुलेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो होता है FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis जिसको हम ओव्यूलेशन करते हैं या फिर फॉलिकुलोजेनेसिस करते हैं, यहाँ पर ढेर सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत सारे मेन रोल को प्ले करते हैं। तो हम जानेंगे जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल्स की जो संख्या होती है बेटा वो होती है अप्रॉक्स 2 मिलियन। और अगर हम प्यूबर्टी की बात करते हैं तो प्यूबर्टी में होती है 60,000 से 80,000 तक। अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स की, अगर हम प्राइमरी फॉलिकल्स
थोड़ा सा अगर इसको लिए हैं तो अच्छे से जान लेते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल से क्या होता है। देखो प्राइमरी फॉलिकल से आगे चल करके ओव्यूलेशन के लिए ग्राफियन फॉलिकल्स बनाता है। देखो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स की, प्राइमरी फॉलिकल्स की बात करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल जिसको हम प्राथमिक फॉलिकल करते हैं, प्राथमिक फॉलिकल करते हैं, ये प्राथमिक फॉलिकल जो होता है भैया वो आगे चल करके सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल यानी कि द्वितीयक फॉलिकल में बदल जाता है, द्वितीयक फॉलिकल में बदल जाता है। और ये द्वितीयक फॉलिकल क्या होता है, आगे चल करके तृतीयक यानी कि टर्शियरी फॉलिकल्स में बदल जाता है। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल यानी कि तृतीयक फॉलिकल में बदल जाता है। और ये जो तृतीयक फॉलिकल होता है भैया वो आगे चल करके ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। ग्राफियन पुटिका जिसको कहते हैं, ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका। देखो ग्राफियन पुटिका, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये सभी आपको अच्छे से डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊंगा अभी जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तब। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं अभी के टाइम पर जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे सेकेंडरी फॉलिकल्स में कैसे बदलता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होता है वो टर्शियरी फॉलिकल्स में कैसे बदलता है, और ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स होता है ये ग्राफियन फॉलिकल्स में कैसे बदलता है। क्या रीजन है जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो टर्शियरी फॉलिकल्स से ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं तो प्यूबर्टी के टाइम, यौना अवस्था के समय क्या होता है, शरीर से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो प्राथमिक फॉलिकल्स जो होता है वो एक हार्मोन्स की वजह से सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाते हैं। जिस हार्मोन का नाम क्या है, FSH। और ये जब टाइम कब होता है, तो ये होता है एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। यौनावस्था के समय क्या होता है, हमारे हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस निकलता है, जीएनआरएस स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सिक्रीट करती है LH और FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। और ये वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है जो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल यानी कि प्राथमिक फॉलिकल या फिर प्राथमिक पुटिका को द्वितीयक पुटिका में बदलता है, और ये द्वितीयक पुटिका को वापस से टर्शियरी फॉलिकल्स यानी कि FSH ही क्या करता है, टर्शियरी फॉलिकल में बदलता है। और ये टर्शियरी फॉलिकल क्या करता है, आगे चल करके ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं। और हार्मोन्स एक ही होता है, वो है FSH। ठीक है, एक ही हार्मोन जो होता है वो इतना सारा काम करवा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है और ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये एक हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, हार्मोन स्राव करते हैं। और वो हार्मोन क्या करता है, अंड जनन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स की, टर्शियरी फॉलिकल्स की और ग्राफियन फॉलिकल्स की बात करते हैं, तो भैया यहां पर मत बनाओ, ये तीनों क्या करते हैं, मिलकर के एक हार्मोन्स का स्राव करते हैं। उस हार्मोन्स का नाम क्या है, तो उस हार्मोन्स का नाम जो है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, इसको हम रिलीज कहते हैं, ये रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। इतनी बात समझ में आई भाई। तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कहां से होता है, ये भी पॉइंट बनता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल से। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कहां पर, ये भूमिका निभाती है ओव्यूलेशन में, ओव्यूलेशन में। ठीक है, ओव्यूलेशन यानी कि अगर हम कहें तो अंड जनन में, अंड जनन में क्या करती है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात को याद रखिएगा, छोटी छोटी पॉइंट है
ध्यान देंगे तभी तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओव्यूलेशन वाली बात है। अब ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है, तो रिलीज होता है एलएच हार्मोन्स, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। तो ओव्यूलेशन के जस्ट बाद क्या होता है, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होता है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने के लिए। देखो ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा मैं रफली बना रहा हूं, ये ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है, अब जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओव्यूलेशन के बाद एलएच हार्मोन निकलता है। ये एलएच हार्मोन क्या करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने का काम करता है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल टूटता है तो ग्राफियन फॉलिकल बदल जाता है कॉर्पस लूटियम में। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, बदल जाता है कार्पस लूटियम में, जिसको हम व्हाइट बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्पस लूटियम को हम व्हाइट बॉडी के नाम से जानते हैं। ये एलएच क्या करता है, इस कार्पस, ये एलएच क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये बनाता है कॉर्पस लूटियम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एलएच हार्मोन क्या होता है, एलएच रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिस्पॉन्ड ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर एलएच, एलएच क्या करता है, एलएच ये क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने का काम करता है। ग्राफियन फॉलिकल कहो या ग्राफियन पुटिका को, पुटिका को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई बेटा, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल टूटता है तो ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या बनाता है भैया, ग्राफियन फॉलिकल बनाता है हमारा कॉर्पस लूटियम। ग्राफियन फॉलिकल क्या बनाता है, ये बनाता है कॉर्पस लूटियम, कार्पस लूटियम बनाता है। अब कार्पस लूटियम मेंटेन किसके द्वारा होता है, तो भाई कार्पस लूटियम मेंटेन होता है एलएच हार्मोन्स के द्वारा। कार्पस लूटियम किसके द्वारा मेंटेन होता है, एलएच हार्मोन्स के द्वारा होता है। अभी देखो कार्पस लूटियम से भी हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, हार्मोन्स निकलेगा, और वो हार्मोन्स होगा भैया प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, कार्पस लूटियम दो प्रकार के हार्मोन्स निकलेगा, एक होगा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा होगा एस्ट्रोजन। ठीक है, देखो जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता रहेगा, जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स फीमेल की बॉडी से निकलता रहेगा, तब तक ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हुआ तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आया, यानी कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये निकलता कब है, ये निकलता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय से लेकर के प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, और इसके बाद हमेशा क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। इसीलिए तो हर महीने महावरी आती है और अंडजनन की प्रक्रिया होती है। समझ में आया बेटा, चलो ये तो रहा हमारा हार्मोन्स। अब अगर हम बात करते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारा ओव्यूलेशन होता है, oogenesis होता है, वो कैसे होते हैं, एक हम ग्राफ के माध्यम से बात करेंगे। जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, हमने बनाया था वहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनाया था। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया था, उसके बाद हमने बनाया था स्पर्मेटिड बनाया था, फिर स्पर्म बनाया था। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, फिर उससे क्या बनता है, इन सभी पॉइंट को हम जानेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, एक होती है ऊगोनिया। ठीक है, ये क्या है, ऊगोनिया है, ऊगोनिया। ठीक है, ये ऊगोनिया सेल है। अब इस ऊगोनिया सेल में क्या होगा, विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइटोसिस डिवीजन। क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, यानी कि गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, एक जैसे ही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम। गुणसूत्र की संख्या वही रहे और कोशिका की संख्या बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। यानी कि ये क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, 2 सेल बनेगा,
दो से वापस से दो बनेंगे, इसी प्रकार से सेल बनता रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन, बात को समझिएगा, पकड़ने की कोशिश कीजिएगा हर बात को। माइटोसिस डिवीजन हुआ, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद क्या हो गया, सेल की संख्या बढ़ गई। अब बात आती है कि जो अंत में हमारा सेल बना वो क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा है ये है हमारा प्राइमरी oocyte। क्या है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं जो oogonia से प्राइमरी oocyte बनने की प्रक्रिया है, ये कहां पर होती है। oogonia से प्राइमरी oocyte बनने की जो प्रक्रिया है ये होती कहां है, तो भैया यहां से लेकर के यहां तक की जो प्रक्रिया है ये होती है एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में होती है। तो ये क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी कि भ्रूणीय अवस्था, ठीक है। भ्रूणीय अवस्था में इतनी सारी प्रक्रिया होती है, यानी कि oogonia सेल से प्राइमरी oocyte बनते हैं। अब ये प्राइमरी oocyte क्या होता है, आगे चलता है, आगे चलता है। अब इसमें होती है वृद्धि, क्या होती है, इसमें होती है वृद्धि होती है, इसके सेल की साइज में इंक्रीजमेंट आती है, ठीक है। सेल साइज में क्या होती है, इंक्रीजमेंट आती है। अब ये इंक्रीजमेंट कब आएगी भैया, ये इंक्रीजमेंट आएगी ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है। कब आएगी भैया, ये बर्थ में आएगी, बर्थ यानी कि जन्म, क्या होगा, जन्म से होगा। जन्म से लेकर के प्यूबर्टी तक, जन्म से लेकर के प्यूबर्टी तक जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड, जन्म के बाद बच्चा का होता है चाइल्डहुड, यानी कि बचपन देखता है, वो खेलता है, मस्ती करता है, स्कूल पढ़ने लिखने नहीं जाता है, फिर उसके बाद 5 साल का होता है तो स्कूल जाता है। तो चाइल्डहुड, बर्थ और चाइल्डहुड, उसके बाद आता है प्यूबर्टी। क्या आता है, प्यूबर्टी। तो बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में जो चाइल्डहुड होता है, यानी कि बचपन जो होता है वो कैद होता है। जन्म और यौनावस्था के बीच में क्या होता है, बचपन जो होता है वो कैद होता है। अब अगर हम बात करते हैं प्यूबर्टी की, प्यूबर्टी की अगर बेटा हम बात कर लें तो प्यूबर्टी के टाइम ही क्या होता है, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, पहला मियोटिक डिवीजन होगा, यानी क्या हो गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक का स्पेलिंग, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से क्या हो जाएंगे, 2 सेल बनेंगे, यानी कि ये अर्धसूत्री विभाजन, पहला अर्धसूत्री विभाजन है। पहले अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा, 2 कोशिका बनेगी, ठीक है। 2 कोशिका बनेगी, जिसमें से एक जो कोशिका होगी वो कहलाएगी सेकेंडरी oocyte। क्या कहलाएगी भाई, ये कहलाएगी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। समझिएगा बात को, सेकेंडरी oocyte कहलाएगी। अब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte तो हुआ, एक कोशिका और एक्स्ट्रा बना, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अभी बहुत मजे की बात बताऊंगा मैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। देखो, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है वो कहां बनता है, और इसके बाद एक और पोलर बॉडी बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ये सेकेंड पोलर बॉडी कहां बनता है, इसकी भी देखेंगे। तो ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, इसमें होता है डिवीजन सेकेंड, ठीक है। सेकेंडरी टाइप में क्या होता है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, यानी कि द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहां पर फिर से एक हमारा सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, और यहां पर बन जाता है हमारा एक ओवम। क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। ओवम,
समझ में आया बेटा? चलो ये क्या है हमारा सेकेंड पोलर बॉडी है, सेकेंड पोलर बॉडी है। कौन? ये वाला जो क्या है हमारा सेकेंड पोलर बॉडी है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो सेकेंडरी ओसाइट होता है और जो ओवम होता है ये कहाँ बनता है? तो भैया ये बनता है, यहां से जो प्रक्रिया होती है वो होती है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में। क्या होती है भैया? ये होती है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में। यानी कि जो जनन की प्रोसेस होती है, जनन की प्रक्रिया जब होना शुरू होती है या जनन की अवस्था जब आती है महिलाओं में, तब क्या होता है हमारा जो प्राइमरी ओसाइट है उसमें फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वो सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। फिर उसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का निर्माण करती है। इतनी बात समझ जाए। अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी ओसाइट कहाँ बनता है, किस अवस्था में बनता है, सेकेंडरी ओसाइट किस अवस्था में बनता है, कहाँ बनता है, या फिर किससे बनता है, उसके बाद हम अगर बात करते हैं पोलर बॉडी की, तो पोलर बॉडी कब बनता है, ठीक है, ये सभी तो जानना जरूरी है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं, जो oogonia सेल होती है, oogonia सेल से प्राइमरी ओसाइट जो बनता है, oogonia सेल से प्राइमरी ओसाइट जो बनता है वो होता है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, यानी कि और समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और ये oogonia सेल से प्राइमरी ओसाइट बनने का जो अवस्था होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक अवस्था में, यानी कि भ्रूण के अंदर ही oogonia से प्राइमरी ओसाइट बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही वो महिला प्यूबर्टी में एंटर करेगी, प्यूबर्टी यानी कि यौनावस्था में एंटर करेगी, तो इसका जो प्राइमरी ओसाइट होता है वो साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, अपनी वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद क्या बनाता है, उसमें डिवीजन होता है अर्धसूत्री, और वो बनाता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनाता है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन दोबारा होता है और वो बनाता है ओवम। यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने में, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने में बर्थ भी निकल जाएगा, यानी कि जन्म भी हो जाएगा, बचपन भी बीत जाएगा और आ जाएगा जवानी। तो जवानी में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आए बेटा? तो आप अच्छी बात है। चलो आगे हम बात करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अभी आपने इसमें देखा प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte कौन बनाता है, सेकेंडरी oocyte कौन बनाता है, इसकी बात करते हैं। देखो प्राइमरी oocyte कैसे बनता है, प्राइमरी oocyte प्राथमिक अंडकोशिका जिसको कहते हैं हिंदी में प्राथमिक अंडकोशिका। तो प्राथमिक अंडकोशिका किससे बनता है भैया? देखो प्राथमिक अंडकोशिका जो बनता है वो किससे बनता है, तो प्राथमिक अंडकोशिका बनता है प्राइमरी फोलिकल से, फोलिकल से, यानी कि प्राथमिक फोलिकल, वो फोलिकल को शुद्ध हिंदी में हम पुटिका कहते हैं। और सेकेंडरी फोलिकल से बनता है, यानी कि द्वितीयक फोलिकल से बनता है। प्राथमिक फोलिकल और द्वितीयक फोलिकल से बनता है प्राइमरी oocyte। बात समझ में भैया? प्राथमिक फोलिकल और द्वितीयक फोलिकल से बनता है प्राइमरी oocyte। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी oocyte की, सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं। सेकेंडरी oocyte किससे बनता है भैया? तो ये भी जान लीजिए, हम बता दे रहे हैं। सेकेंडरी oocyte जो होता है वो बनता है आपके टर्शियरी फोलिकल से, ठीक है। क्या बनता है? टर्शियरी फोलिकल से बनता है, टर्शियरी फोलिकल से, यानी कि तृतीयक फोलिकल से और ग्राफियन फोलिकल से, ग्राफियन फोलिकल से। इसको हम कहते हैं हिंदी में ग्राफियन, ग्राफियन पुटिका। बात समझ में रहा है? चलो
इतनी समझ में आ गई भाई। प्राइमरी oocyte कहाँ बनता है? तो प्राइमरी oocyte किससे बनता है? प्राइमरी oocyte बनता है प्राइमरी फॉलिकल से, सेकेंडरी फॉलिकल से। सेकेंडरी oocyte बनता है भैया टर्शियरी फॉलिकल से और ग्राफियर फॉलिकल से। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं पोलर बॉडी की, पोलर बॉडी की बात करते हैं। पोलर बॉडी कैसे बनता है, कब बनता है? बेटा अगर हम पोलर बॉडी की बात करते हैं भाई, अगर हम पोलर बॉडी की बात करते हैं तो पोलर बॉडी कब बनता है? देखो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी यानी कि जो हमारा सेकेंड oocyte होता है, सेकेंड oocyte में क्या होता है? एक पोलर बॉडी होता है और एक सेकेंड oocyte होता है जो कि प्राइमरी oocyte से बनता है। अभी हमने यहाँ पर डायग्राम मतलब चार्ट बनाकर दिखाया। तो ये जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte के बाद क्या होती है? दो कोशिका बनती है, एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी और एक होती है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, क्या होती है? फर्स्ट पोलर बॉडी और एक होती है सेकेंड पोलर बॉडी। इसको भी याद रखिएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। अगर हम बेटा बात करते हैं हिंदी में फर्स्ट पोलर बॉडी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्राथमिक ध्रुवीय, प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। इसको कहते हैं हम द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। अब बात ये आती है कि जो हमारी प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका होती है वो कैसे बनती, कब बनती है? भैया ये बनती है ओवरी के अंदर। कहाँ बनती है? ये बनती है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर। कहाँ बनती है? ओवरी के अंदर अंड जनन के समय, ओवरी के अंदर अंड जनन के समय बनती है। अब उसके बाद अगर हम सेकेंडरी पोलर बॉडी की बात करते हैं, सेकेंडरी पोलर बॉडी कहाँ बनता है? ये बनता है भैया फैलोपियन ट्यूब में बनता है, फैलोपियन ट्यूब में बनता है। ठीक है, देखो अब अगर हम बात करते हैं ओवरी के अंदर, तो स्पर्म नहीं पहुंचता। ओवरी के अंदर स्पर्म नहीं पहुंचता। ओवरी से क्या होता है? अंडाणु जो होता है, जिसको हम डिंबाणु कहते हैं, ओवम कहते हैं, वो बाहर आते हैं। जैसे ही ओवम के पास जाता है स्पर्म, तब तुरंत क्या होता है? ओवम से क्या होता है? एक बॉडी अलग होती है जिसको सेकेंडरी पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता कब है, इसकी बात करते हैं। सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता तो फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन कब बनता है? सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। शुक्राणु के फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने के बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास थोड़ा सा लंबा जरूर रहा, लेकिन पॉइंट जो हमने बताया वो बहुत ही बेहतरीन बताया है और आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।